हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर फर्स्ट है। आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ और टॉर्क वगैरह के डेरिवेशन किए हैं, उसमें आपने देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यानी इसका वहाँ कंक्लूज़न था कि मैग्नेटिक करंट जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। नेचर में हमेशा रिवर्स इफेक्ट ज़रूर होता है। इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें तो करंट का भी इंडक्शन होना चाहिए। इसी के बेस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसमें उसका ये रिवर्स इफेक्ट है। इसमें हम पहले जो स्टडी करते हैं वो फ्लक्स की करेंगे। जैसे आपने गॉस लॉ में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। फ्लक्स के पहले आप एक बात ये समझ लें कि कोई भी जो है, हम एरिया जो होता है, जैसे ये हमारा सरफेस है, आप गॉस लॉ में इसको कर चुके हैं। ये सरफेस है, इसका एरिया आपको मालूम, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे, रेक्टेंगल है, लेकिन एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका मतलब एरिया का डायरेक्शन ये होगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर अगर ऊपर है तो डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ होगा। अगर ऑब्जर्वर नीचे है तो एरिया का डायरेक्शन ये होगा। फिर अगर यहाँ है ऑब्जर्वर तो फिर ये होगा। यानी कि जो भी आपके पास सरफेस है उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा और टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया। जैसे मान लीजिए यहाँ स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है ऊपर को, और ये प्लेन है। प्लेन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बना रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। प्लेन से तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो प्लेन से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड 90 बना रहा है, लेकिन एरिया का जो डायरेक्शन है उससे 0 डिग्री बना रहा है। हम यही बोलेंगे कि डायरेक्शन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया 0 डिग्री है। ठीक है, यानी एरिया का जब दिया जाएगा तो हम प्लेन नहीं लेंगे। ठीक, फ्लक्स जो होता है वो वैसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेडिंग डालकर उसमें डेफिनीशन नोट करना, जो कि हम बोल रहे हैं, phenomena of generating current oblique EMF by changing magnetic field is called EMI, electromagnetic induction। यानी फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट, करंट जब जनरेट होती है जब सर्किट क्लोज हो, अदरवाइज EMF बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड EMI। The EMF developed is called induced EMF, and if the conductor is in the form of closed circuit, यानी सर्किट क्लोज है, then current flows is called induced current। फिनोमेना ऑफ, हमने बोला है फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट ऑब्लिक EMF by changing magnetic field is called EMI। The EMF developed is called induced EMF, and if circuit is closed, लिख दें, if the circuit is closed then current flows is called induced current। इसके बाद आप मैग्नेटिक फ्लक्स की हेडिंग डालें और मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन लिखें। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, magnetic flux linked with any surface placed in a magnetic field is measured by total number of magnetic lines of force passing through it। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस को। फिर बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाई टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। अब मैथमेटिकली फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब आप एक एक सरफेस को यहाँ चेक कीजिए। पहला है फ्लक्स में
इफ द सरफेस इज प्लेन, जैसे हमारा ये सरफेस देख लो, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना, मैग्नेट यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, ओके। ये डायरेक्शन देखिए, ये हमने जो है यहाँ पर बना रखा है डॉटेड लाइन बोर्ड के अंदर और डार्क लाइन बोर्ड के बाहर, तो ये ऐसे बने हुआ है। तो एरिया का डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर से दिखाया, ये एरिया का डायरेक्शन ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, तो यहाँ पर थीटा 0 है, प्लेन से तो 90 होता है, ठीक, थीटा 0 है। यहाँ पर फ्लक्स जो है वो सीधे मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमने सरफेस बनाया है इसका अगर एरिया यहाँ लिख दे रहा है, एरिया ए है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया का, तो आपका फ्लक्स निकल आएगा, ठीक। अब मान लीजिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा प्लेन है और ये एरिया का डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फिर क्या करेंगे कि ये थीटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करो, थीटा एंगल ले लिया, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा ये वाला वेक्टर, ये लाइन परपेंडिकुलर की इससे जो बना रहा ये ऊपर वाला, ठीक, इधर वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लेन से, जैसे प्लेन से 30 डिग्री तो फिर परपेंडिकुलर से 60 डिग्री, तो बी के दो कंपोनेंट करो, इधर बी कॉस थीटा इधर बी साइन थीटा। ये कंपोनेंट फ्लक्स में नहीं आता है, फ्लक्स में ध्यान रखना लाइनें ऐसे कट करनी चाहिए, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया का डायरेक्शन तो यही ऊपर वाला है, ये सरफेस है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर ले लिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस समय हमारा जो फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस थीटा होगा इस केस में, ठीक। कंपोनेंट ले लिया हमने बी का, और आपको मालूम है कि जब बी ए कॉस थीटा है तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो फ्लक्स हो गया बी डॉट ए, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और एरिया भी यहाँ पर वेक्टर लिया गया है, ओके। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सरफेस कर्व्ड हो, जैसे हमारा ये मान लीजिए हमने बहुत सिंपल सरफेस है स्फेरिकल ले लिया, ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सरफेस तो प्लेन है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ डायरेक्शन भी अलग है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, सब जगह अलग अलग डायरेक्शन में, तो फिर आपको हर जगह आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले, डी ए, एरिया को डी ए या डी एस दोनों से दिखाते हैं बुक, अलग अलग बुक्स में यहाँ लिखा हमने, इफ सरफेस इज कर्व्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन क्या करें, एक स्मॉल एरिया डी ए लो, और यहाँ बहुत स्मॉल इंटीग्रेशन के लिए चाहिए, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ले लिया, ठीक। तो पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर ना हो, एंगल पर हो, ठीक है ना, एरिया पर, तो इसमें हम जो फ्लक्स डिफाइन करेंगे वो स्मॉल एरिया के लिए बी डॉट डी ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया के डायरेक्शन में, ठीक। और जब नेट फ्लक्स निकालेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बी डॉट डी ए, ये बन गया आपका वेरिएबल केस, ठीक। इसी को हमने जो केस दिए हैं इसको डिस्कस करते हुए कुछ केस यहाँ पर बनाए हैं। ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल लगाते समय अगर आपको बी ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का, और थीटा दे दिया जाए, तो सीधे बी ए कॉस थीटा यूज कर लो, लेकिन थीटा याद रखना परपेंडिकुलर से, अक्सर न्यूमेरिकल में प्लेन से दिया होता है, ये परपेंडिकुलर से लेना है। अगर आपको यूनिट वेक्टर में दिया जाए आई जे के में, यूनिट वेक्टर में, तो डॉट प्रोडक्ट कर दें बी डॉट ए, आपको ध्यान होगा जैसे हमारा ये प्लेन मान लो एक्स वाई प्लेन है तो एरिया का डायरेक्शन के में होगा, अगर हमारा ये प्लेन वाई जेड प्लेन है तो एरिया का डायरेक्शन एक्स में होगा, यानी आई लगेगा, एक्स वाई प्लेन है तो क्या लगेगा, के लगेगा, फिर एरिया का डायरेक्शन, फील्ड वो देंगे, आप डॉट प्रोडक्ट करें और इससे फ्लक्स निकाल लें, ओके। यहाँ आपको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, ठीक। अब मान लो ये हमने केस लिया, ये प्लेन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये वाला केस था, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, यहाँ थीटा 90 है, इसमें कोई फ्लक्स जो है वो
पास नहीं होगा एरिया से। ये ऐसा है, ये हमारा एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसमें कोई ऐसे नहीं पास होता फ्लक्स ऐसे। क्यों? यहाँ पर थीटा कितना है 90, एरिया का डायरेक्शन ये है, फील्ड का ये है, ये वो बना दे रहे, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन, ये देखिए एरिया का, थीटा 90 हो गया ना। तो इस समय कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, यानी फ्लक्स जीरो होगा। ठीक, ये हमारा एरिया अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। इसमें जो थीटा है वो 180 है, ये हमने थीटा लिखा, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। और cos 180 की वैल्यू यहाँ पर डाल दें, वो जो कि -1 होती है, तो ये -BA हो गया। ठीक, अगर आप अपवर्ड ऊपर से इसको देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन जा रहा है ना, तो यहाँ पर मतलब इस सरफेस से इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग बोलेंगे। जैसे आपने ये रखा, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये फील्ड आउटगोइंग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो बोलेंगे कि ये तुम्हारा ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। जब इनवर्ड देखेंगे तो ये आउटगोइंग फ्लक्स है, इज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पर देख लें, आपसे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, जैसे ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो आउटगोइंग, आपकी तरफ आ रहा है तो इनकमिंग। तो आउटगोइंग फ्लक्स को हम नेगेटिव लेंगे और इनकमिंग फ्लक्स, ये देखिए इनकमिंग है, ऊपर से देख रहे हैं तो एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, ये इनकमिंग, यहाँ थीटा 0 है, ये फ्लक्स B/A होगा। तो इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। आउटगोइंग का मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, आप समझ गए होंगे। जैसे ये सरफेस है, अगर आपकी तरफ आ रहा है ऐसे तो इनकमिंग है, तब थीटा 0 होगा, अंदर जा रहा है इसके तो आउटगोइंग है। ठीक, और स्केलर क्वांटिटी है, ये कंफर्म हो चुका है। ओके, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये हम पिछले चैप्टर में भी लिखा चुके हैं, गॉस लाइन, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व होती हैं, इसलिए क्लोज सरफेस के लिए ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, हमेशा फ्लक्स 0 होगा। ये हमने लिख दिया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ऑलवेज 0 होंगी। ठीक, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस क्लोज्ड कर्व, यानी क्लोज्ड कर्व होती हैं, सो फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, हमें फैराडे लॉ में चेंज इन फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चेंज इन फ्लक्स माने फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो जब आप फ्लक्स निकालेंगे फाइनल में, तो ज़रा इस केस में देख लें, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है और हम इसे B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को A से, तो फ्लक्स कितना हुआ BA। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एरिया को पलट दे रहे हैं, नीचे कर दिया, तो एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, अब -BA हो जाएगा, समझ गए ना। तो चेंज इन फ्लक्स -2BA, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ट्वाइस BA हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज हुआ है। ठीक, तो आप फ्लक्स का समझ गए। इसके बाद आप फ्लक्स की जो है वो यूनिट को नोट करें। फ्लक्स की जो यूनिट होती है उसमें बोर्ड में पूछी जाती हैं, हमने अक्सर बोर्ड में देखा है पेपरों में कि फ्लक्स की यूनिट को पूछते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, फिजिक्स में कोई यूनिट दे देंगे आपको और फिर पूछेंगे ये बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है। तो इसलिए जो है वो यूनिट आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, स्पेशली वो यूनिट जो कि डायरेक्ट नहीं निकलती हैं। वैसे फ्लक्स की जो SI यूनिट है वो वेबर ली जाती है, वेबर। ठीक, और तो इसकी यूनिट को आप नोट करें, हेडिंग डालना आप, यूनिट्स ऑफ फ्लक्स। कई हैं यूनिट इसलिए हमने लिख दिया। तो एक तो SI यूनिट वेबर है, WEBER, वेबर। ठीक, ये जो यूनिट होती है, आपको याद होगा कि कुछ यूनिट हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपने फ्लक्स लिखा, फ्लक्स फाई = BA है। ठीक, B की यूनिट एक टेस्ला भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट याद होगा आपको। तो टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर, तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो जाएगी, टेस्ला
मीटर स्क्वायर, ये मीटर है और टी से टेस्ला है, ध्यान रखना, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा इसकी और भी यूनिट हैं, वो एक तो जूल पर एम्पियर भी है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे ये यूनिट आपको क्लियर होंगी। तो एम्पियर क्या होता है, कूलाम पर सेकंड, हम एम्पियर को AMP लिख दे रहे हैं, तो जूल सेकंड पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है, और याद होगा तुम्हें कि वोल्ट की जो डिफिनीशन होती थी वो जूल पर कूलाम है, तो वोल्ट सेकंड। हमने इसको बोर्ड में देखा है कि वोल्ट सेकंड पूछते हैं अक्सर, कि जो यूनिट है आपकी वो वोल्ट सेकंड यूनिट जो है ये वाली यहाँ से किसकी क्यों कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो ध्यान रखना जरा, ये सारी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वोल्ट सेकंड, आप अगर एक ये ध्यान रखने, एक तो वो अलग से ध्यान रखें वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, इससे आ जाएगी। ओके, जूल पर एम्पियर लर्न कर लें, उससे ये दोनों निकल आएंगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक यूनिट CGS और होती है जो कि मैक्सवेल के नाम पर है, वो मैक्सवेल ही बोलते हैं शॉर्ट में मैक्स। CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स, आप अलग से नोट करना, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स। SI यूनिट जो है वो वेबर है, और ये सभी इक्विवेलेंट हैं। CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स मैक्सवेल, MAXWE, शॉर्ट में इसे मैक्स। ओके, कैपिटल M और X। देखिए जो 1 वेबर है वो 1 वोल्ट इंटू सेकेंड है, 1 वेबर, ये है, वहाँ लिखा वोल्ट सेकेंड, 1 वोल्ट इंटू सेकेंड है। ओके, जरूरी नहीं आप निकालना है, आप लर्न कर लेना। वोल्ट की जो CGS यूनिट है मैग्नेटिक सिस्टम में वो 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल है, 10 पावर 8 EMU। ये हमने यूनिट उसमें समझाई है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं EMU, कूलम्स लॉ के फर्स्ट चैप्टर में, 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल, ऐसे ही बोलते थे CGS में, और इनटू सेकंड। ठीक, तो ये हमारा जो है वो 10⁸, ये मैक्स बन गया CGS में। ठीक, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्स है। ये CGS यूनिट है मैक्सवेल, और ये इसका रिलेशन है, वेबर SI यूनिट है, CGS यूनिट मैक्सवेल है, तो 1 वेबर आपका 10⁸ मैक्स आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप फ्लक्स को आप समझ चुके होंगे, स्केलर क्वांटिटी है, हमने फ्लक्स के बारे में आपको बता दिया है। और अब आप हेडिंग डालें फैराडे लॉ। तो फैराडे जो हैं, जो लॉ है, पहले आप उसको नोट करें, फिर हम समझाते हैं आपको बात। पहला 2 पॉइंट में नोट करें, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट, whenever there is a change of flux linked with a circuit or a moving conductor cuts the flux। ये दूसरी लाइन जरा कम बुक्स में लिखी हुई है, or moving conductor cuts the flux and EMF induced in it, this phenomena is called EMI and EMF called induced EMF। ठीक, इसी में आप नोट करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लिखा, तो E इज इक्वल टू, जो मैग्नीट्यूड E है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा d∅dt। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, डायमेंशन लेस ली जाती है, इस तरह से सेटिंग करते हैं। तो E इज इक्वल टू K d∅dt। ठीक, ऐसा लैंग्वेज में लिख देते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ E
and d phi by dt are such that k is equal to 1 and dimensionless. K is equal to 1. Unit of E and d phi by dt are such that, ठीक, k is equal to 1 and dimensionless. तो फिर E क्या बना? E आपका बन गया d phi by dt. और इसमें अगर हम वो देखें, इस जो ये लॉ है, इसी को हम न्यूमेंस लॉ भी बोलते हैं. आप इसको जरूर ध्यान रखना. फैराडे लॉ तो हैं ही दोनों ये, लेकिन ये जो फर्स्ट लॉ है वो न्यूमेंस लॉ भी बोला जाता है. स्पेलिंग नोट कर लेना, NEUMANS, न्यूमेंस लॉ, न्यूमेंस लॉ, ठीक. और ये मैग्नीट्यूड निकाला गया है, समझ गए ना. तो फर्स्ट लॉ जो है वो डायरेक्ट है, आप समझ गए होंगे कि जब किसी सर्किट से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस फार्मूले से दिया जाएगा. ठीक है ना. देखिए, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगी. वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आपका जो हमेशा चेंज इन फ्लक्स से आएगा. जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. ठीक. उसके लिए हमें फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, थीटा है, इनमें से किसी भी क्वांटिटी को चेंज कराना पड़ेगा. समझ गए होंगे बात. ठीक. तो फैराडे ने काफ़ी लंबे पीरियड तक एक्सपेरिमेंट को किया और इनका जो ईएमएफ था वो जनरेट नहीं हो रहा था. तो उसमें ऐसा लिखते हैं बुक्स में कि एक दिन इरिटेट होकर उन्होंने जो मैग्नेट था वो उसको लेबोरेटरी में उसको फेंक दिया. तो वो जो कॉइल वहाँ रखा हुआ था वो कॉइल के अंदर मैग्नेट एंटर कर गया. उससे क्या हुआ कि कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होने लगा और उनका जो गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्शन दे गया. तो वहाँ पर समझ में आ गया कि जब तक फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा तब तक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. तो फर्स्ट लॉ तो सीधा है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक. अब सेकेंड लॉ लिखें, इसकी दो लॉ हैं. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट as to oppose the change that produces it, as to oppose the change that produces it. ब्रैकेट में लिख देना. इस सेकंड लॉ को ही हम लेंज लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ. ठीक. तो जो लेंज लॉ है, सॉरी LENZ, लेंज लॉ, जो लेंज लॉ है वो अपोज, जो यहाँ पर वर्ड आया है कि जिस कारण से वो प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा. ठीक है ना. तो इनका सेकंड लॉ जो है वो लेंज लॉ है और अपोज करने की वजह से इसको हम यहाँ माइनस लगा देते हैं. हमें फिजिक्स के सभी फार्मूलों में ये बात मालूम होनी चाहिए कि नेगेटिव साइन वहाँ पर क्यों अटैच किया गया है. तो फैराडे लॉ जो पहला सिंपल है कि अगर किसी सर्किट से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा. उसका फर्स्ट लॉ न्यूमेंस लॉ भी है. उस मैग्नीट्यूड जो ईएमएफ का है वो डी फाई बाई डी टी होगा. ओके. और इसका जो सेकंड लॉ हो गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपने कॉज का अपोज करेगा. ठीक है ना. इसलिए उसमें माइनस लगा देते हैं. E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. एक तो बहुत सिंपल होता है कि आप अगर मान लीजिए फ्लक्स आपको दिया गया है और मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप डायरेक्ट जो है वो डिफरेंशिएट करके उसमें वहाँ पर ईएमएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक. यूनिट आपने नोट कर लिए हैं. जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं फिर बताते हैं थ्योरी. मान लीजिए आपको फ्लक्स दिया हुआ है, नोट करें, 5t² 10t + 5, 5t² 10t + 5. ठीक. ये जो आपको फ्लक्स दिया गया है ये मिली वेबर में है, मिली वेबर. वेबर को 60 में लिखते हैं, WB. ठीक है ना. तो इसको जरा वेबर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5t²
10t+5 वेबर, WB लिख दें, वेबर हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको वो निकालना है t=5 सेकेंड पर कितना वोल्ट जनरेट होगा। ठीक है ना, एट t=5 सेकेंड EMF निकालना है। तो EMF निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दें, और हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा 10t, 2 नीचे 1 पावर कम, प्लस 10, t का 1 हो जाएगा, 5 का 0, और t=5 सेकेंड पर पूछा है, तो यहाँ पर पुटअप कर दें। निगेटिव साइन हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साइन अपोजिशन शो करता है, उसको प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। टी यहाँ 5 डाल दें तो 50 + 10 ये 60 वोल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो t=5 सेकेंड हमने पुटअप कर दिया। ठीक, यहाँ पर मिली में हमने इसको वेबर में चेंज किया, तो ज़रा 10⁻³ मल्टीप्लाई नहीं किया, 10⁻³ मल्टीप्लाई करें वेबर में। ठीक, तो यहाँ जब डालेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, तो ये फिर 0.06 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, ये मिली वेबर था, तो मिली वेबर को हमने वेबर में कन्वर्ट कर लिया। समझ गए होंगे आप, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करने के बाद आप कैलकुलेट कर लें। अब आप अपनी उसमें हेडिंग डालें फैराडे एक्सपेरिमेंट। हम सबसे पहले फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, तो आप हेडिंग डाल दें फैराडे एक्सपेरिमेंट, और इनको समझें, इनसे आप समझ में आएगी बात। फैराडे ने जो आपका मैग्नेट था उसमें, जैसे हमारा ये कॉइल है, और बहुत अच्छा इससे समझ में आएगा, और ये मैग्नेट मान लीजिए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, आप जरा देखें, और ये कॉइल है आपके सामने। ओके, जब ये नॉर्थ पोल वाले को, ये नॉर्थ है जो ब्लैक कलर से है, इसको पास में लाएं। जब इसको पास में लाएंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं वो ध्यान दें इंक्रीज होंगी। यहाँ पर देखें, यहाँ हम एक मैग्नेट बना रहे हैं, ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है फैराडे का। ये नॉर्थ साउथ और ये लाइनें आ रही हैं ऐसे, हम वापस नहीं ला रहे हैं, हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखाना है, और हमने ये कॉइल रख दिया सामने डॉटेड बोर्ड के अंदर और डार्क बोर्ड के बाहर। तो जब नॉर्थ को हम इधर लाएंगे तो इसमें अगर गैल्वेनोमीटर लगाएं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा, ये क्लोज है, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। ओके, अब जरा लेंज लॉ का रूल समझें। जब नॉर्थ को पास में लाएंगे तो ये सामने वाला नॉर्थ बनेगा। क्यों? नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और हमें राइट को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से समझ लें, ये नॉर्थ पोल माना हमने ब्लैक, और ये हमारा कॉइल है, हम इसको पास में ला रहे हैं, तो कॉइल का ये वाला सरफेस नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि जब ये नॉर्थ पास में लाएंगे तो ये वाला नॉर्थ इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। हमें इसे पास में लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन इसमें एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होता है। ठीक, ओरिजिनल इसका काज हम बाद में बताएंगे, आप अभी रूल से चल रहे हैं। नॉर्थ को पास में लाएंगे तो ये नॉर्थ बनेगा, आप समझ गए। और एक मेथड समझ लें, एक तो ये लेंज लॉ बहुत आसान है कि अपोज करने वाला, अगर हम ये नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं तो ये तुरंत साउथ बन जाएगा। क्यों? साउथ क्या करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और तब हमें इसको दूर ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा। ये लेंज लॉ का प्रैक्टिकल यूज है कि अपोज करता है अपने कॉज का। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, जब नॉर्थ को हम इधर ला रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, और नॉर्थ बनने का मतलब है जो करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज समझ लें, ऐसे मेरी तरफ से ही है। ठीक, अंदर जाएगी करंट, ये करंट इंड्यूस हो जाएगा ऐसे, समझ गए ना। डार्क लाइन बाहर है ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, देख लीजिए, ये ऐसे, तो हमने इसमें एरो लगा दिया ऊपर की तरफ को, ऐसे जा रही है। ठीक, ये करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, और जैसे ही हम नॉर्थ साउथ इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और इधर से करंट तुरंत क्लॉकवाइज बन जाएगी।
अब क्या करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब जरा दूसरे आप व्यू से समझें, बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट को समझना तो बड़ा व्यू क्लियर होगा। जब आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लाएंगे तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज होंगी। ये वाला रॉड, ये मैग्नेट को पास में लाओ तो इसमें नंबर ऑफ लाइन बढ़ेंगी। हमने थोड़ा दूर बना दिया ऐसे, ये नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज होंगी। अभी 2 लाइन जा रही हैं, फिर और ज़्यादा जाएंगी, तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। इसमें ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगी कि वो फ्लक्स के इंक्रीजिंग का अपोज करे। कैसे अपोज करेगा इंक्रीजिंग का? हमारा ये इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किधर है, राइट को। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट को। तो वो वेक्टर क्वांटिटी का अपोज करेगा। समझ रहे हैं? फिर समझा रहे हैं। नॉर्थ पोल को जब पास में लाएंगे तो इसमें कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज होगा। है, यहाँ देखें ये नॉर्थ है, अभी तो लाइनें कम, और पास में लाओ तो देखो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी। तो इसमें ऐसे डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये नॉर्थ है, इधर को है। इसमें ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए कि वो अपने कॉज का अपोज करे। कॉज क्या है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको पास में लाने पर, तो ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो लेफ्ट को होंगी, इस तरफ को होंगी, जिससे इससे जो फील्ड इधर को बन रहा है उसका अपोज कर सके। आप समझ गए होंगे बात को। तो जब फील्ड इधर को होगा तो ये सरफेस क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। जब इसका फील्ड इधर को होगा तो ये नॉर्थ बनेगा। ये दूसरा मेथड है, इसलिए यह नॉर्थ बनेगा। अब देखें, मान लो हम ये मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। कैसे करे डिक्रीजिंग का अपोज, उसकी हेल्प करके। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, राइट को। तो इससे जो फील्ड बने वो भी राइट को हो, यानी कि ये वाला नॉर्थ बने और ये वाला साउथ बने। ठीक, तो इसकी हेल्प होगी, इससे फील्ड निकल कर और फिर इधर को आएगा, और इस इधर वाले मैग्नेट से भी जो लाइनें बन रही हैं वो भी इधर आएँ, और इससे जो लाइनें बनेंगी वो भी घूम के इधर को ही आएंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी। आप समझ गए, हमने 2 मेथड बताए हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि नॉर्थ को पास में लाओ तो ये सरफेस नॉर्थ, दूर ले जाओ तो साउथ। अगर साउथ पास में लाओगे, देखिए मान लो ये साउथ है तो इसे पास में लाओ तो ये साउथ बन जाएगा, दूर ले जाओ तो ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक, और दूसरा मेथड हमने फ्लक्स के वेरिएशन से समझाया है कि इसको पास लाने में फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। इसका मतलब कि डायरेक्शन, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो लेफ्ट को होना चाहिए, यानी इस तरफ। और इसको जब हम दूर ले जाएंगे, ये वेलोसिटी दिखा रखी है v मैग्नेट की। ठीक, इसको जब दूर ले जाएंगे, और ये कॉइल है, और ये कॉइल है, इसको जब दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, ये एरो बना लेना, ये फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज होगा कॉइल से जो रिलेटेड फ्लक्स है। तो इसमें ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो कि वो हेल्प करे, यानी कि इधर नॉर्थ बने, इधर साउथ बने, इससे जो लाइनें बनेंगी वो भी इधर को होंगी। समझ गए होंगे आप बात। तो ये हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट बताया है, ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ये ऐसे फैराडे के 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है ना। उनसे आपको फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट से उनका व्यू क्लियर हो जाएगा कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ओके स्टूडेंट, हम सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आप लोग थ्योरी को ठीक से नोट करें, डाउट हो तो कमेंट में डालें और बताएं हमको, तो हम आगे उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके।